हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। केमिकल काइनेटिक्स में अगला टॉपिक अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे पीछे वाले वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी एक सिंपल से तरीके से भी हम कहें तो किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज क्या होते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और molecules. Number of reacting species in a elementary reaction. Elementary reaction. Elementary reaction का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह की रिएक्शंस हम बता सकते हैं। पहले इसके एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट, ये डिकम्पोज होता है N2+2H2। इस तरह से रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि एक रिएक्टिंग स्पीसीज है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। हम जैसे दिखा सकते हैं 2HI, ये डिकम्पोज होता है और इससे बनता है I2+H2, H2+I2। तो यहाँ रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास दो हैं, तो ये हो गया हमारा बाई मोलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमोलिकुलर, ये बाई मोलिकुलर, समझ रहे हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है कि मोलिकुलरिटी मोर देन थ्री इज नॉट पॉसिबल, क्यों भी? क्योंकि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड कर पाए रिएक्शन के अंदर, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कब बनेगा? जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, क्योंकि रिएक्शन तभी संभव है जब रिएक्टेंट पार्टिकल्स आपस में टकराएं, कोलाइड करें, ठीक है। तीन से ज्यादा रिएक्टेंट पार्टिकल्स, इट मे बी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, वो तीन से ज्यादा एक साथ कोलाइड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे रिएक्शंस के अंदर ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आसान सा टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन या प्रोसेस इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर कर लेंगे सभी, आई होप। इसके बाद कुछ चीजें एज ए डिफरेंस, किसमें डिफरेंस? मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो वैसे तो आसान है, मैं वर्बली भी बता सकता हूँ। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इनमें डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है? नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, number of reacting species in an elementary reaction। इधर हम क्या बता सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? डेफिनेशन दोनों की इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा याद रखनी चाहिए।
सीबीएसई बोर्ड में एग्जाम में बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछ ली जाती है, डिफाइन मोलिकुलरिटी, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर हमें कोई प्रोसेस रिएक्शन दे देगा और वहाँ पूछ सकता है कि इस रिएक्शन में मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, या रेटला इक्वेशन दे दिया जाएगा किसी को और फिर वहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुमसे पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे बताएंगे? सम ऑफ पावर्स ऑफ molar concentration of reactants, molar concentration of reactants in rate law equation। ठीक है। सेकंड पॉइंट हम क्या बता सकते हैं कि मोलिकुलरिटी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं ये इट इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते, इट इज ए एक्सपेरिमेंटल, it is an experimental concept। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसमें हम क्या बता सकते हैं, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन का मतलब कि 1.5 molecules ऑफ ए रिएक्ट विद 0.5 molecules ऑफ बी, इस तरह से नहीं रहेगा, ये होल नंबर में रहेगा। तो मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नेगेटिव। ठीक है, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। हाँ, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी बता सकते हैं, ये मोलिकुलरिटी जो है ये सिर्फ किनके लिए रहेगा? एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए। ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये दोनों के लिए रहेगा। इट इज फॉर both elementary and complex reactions। ये कुछ मेन डिफरेंसेस मैंने बता दिए, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं, देख लेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंसेस की बात हमने की। पूछा जा सकता है, पता भी होना चाहिए, कि नहीं भी पूछा जाए तो भी हमें इतना तो पता ही होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम अपना लेते हैं क्या, इसके बाद इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशंस वो शुरू करेंगे। और उससे पहले एक बार मैं आपको एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं। रिएक्शंस which takes place in a single step,
स्टेप। ऐसी रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में हो जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट रिएक्टेंट से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट सीधा बन जाता है। इस तरह की रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, नाम से ही पता लग रहा है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक सिंपल सी पहचान क्या हो सकती है, जिन रिएक्शंस में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज मोर देन 3 हैं उनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल भी हम दिखा सकते हैं, ऐसे रिएक्शंस जिनमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज ज़्यादा होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ पे देखना चाह रहा था एक बार। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में पहली बात तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, द रिएक्शंस which takes place in more than one step, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहेंगे, ठीक। जनरली जैसे हम लिखे यहाँ पे, जैसे एक रिएक्शन होती है हमारी N2 + 3H2, ये गैसेस स्टेट में है दोनों, और ये रिएक्शन करके बनाते हैं 2NH3। वैसे तो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ये, लेकिन क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना होता है, इसलिए मैं सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बने। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज देखिए 1 मोल, यानी कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। यहाँ डायरेक्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया नहीं बनेगा, मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होगी, पहले इंटरमीडिएट बनेगा फिर वो एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है, समझिए बात। और भी काफी सारे एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे। चलिए, अब तक हमने जो पढ़ा वो डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल रेट लॉ हमने पढ़ा। क्या पढ़ा भाई, डिफरेंशियल रेट लॉ, जैसे हम लिखते हैं -dr/dt। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखते हैं हम, रेट इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंशियल फॉर्म में, यदि डिफरेंशियल फॉर्म में है। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस। कौन सी भाई, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहले इस यहाँ पे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, इससे रिएक्टेंट R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उससे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। एक जनरल इक्वेशन मैंने मान ली जहाँ पे R से P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। अब क्योंकि हम इसको जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोल रहे हैं, तो यदि मैं यहाँ पे रेट लिखूँ तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R रेज़ टू पावर 0। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है, तो रिएक्टेंट टर्म की जो पावर है, मोलर कंसंट्रेशन की पावर, वो जीरो रहेगी। अब रेट यदि उस फॉर्म में चले तो माइनस dr रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट बाय dt इज इक्वल टू k, इसकी पावर जीरो है, तो ये यूनिटी मान लेंगे, इसको 1 ले लेंगे। अब यहाँ से मैं इसको रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन, इस फॉर्म को ये डिफरेंशियल फॉर्म है, तो dr इक्वल टू माइनस k dt, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन जो करेंगे वो कांस्टेंट
मान के करेंगे, कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे हम। तो मैंने लिखा डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, कांस्टेंट बाहर ले लिया माइनस के, और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ठीक है, अब जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, इज इक्वल टू माइनस के, इंटीग्रेशन से डी कैंसिल तो टी प्लस आई। ठीक है, इक्वेशन 1 मैंने इसको मान लिया। और यहाँ पे आई क्या है, वेयर आई इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आई की वैल्यू निकालेंगे हम। तो क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि व्हेन, हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, इनिशियल टाइम पे t 0 है, उस समय r, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, r इज इक्वल टू r नॉट, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको अंदर ले सकते हैं, r इज इक्वल टू r नॉट। ठीक है, R इज इक्वल टू आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यूज जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R की जगह पे मैं क्या रखूंगा, आर नॉट। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, टी की जगह पे 0 तो वो पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू आई बच गया हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ से, आई इज इक्वल टू आर नॉट। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कर दें, आई की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गया एक प्रकार से मैं कहूँ तो। और ये एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे होता है ना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, माइनस है यहाँ पे तो माइनस mx प्लस सी। अब यहाँ से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, यदि इस इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, और इम्पोर्टेंट है कई बार ग्राफ दे दिया जाता है पेपर में, फिर पूछते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें, r वर्सेस y वर्सेस x, तो x क्या है हमारा t। ठीक है, यहाँ पे अब k जो है वो मतलब m स्लोप रहेगा तो नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा r नोट हो जाएगा, r नोट इंटरसेप्ट जिसको बोलेंगे, और स्लोप यहाँ पे क्या रहेगा हमारा माइनस k। ठीक है, ध्यान रखना कि हम इस तरह से ग्राफ दिखा सकते हैं। क्लियर है, इसको थोड़ा और रीअरेंज करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं कि माइनस के टी इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट, और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो के टी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर नोट माइनस आर। ठीक है, यहाँ से हम के निकाल सकते हैं, के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाई टी, ये हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, ध्यान रखना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने के रेट कांस्टेंट इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, साथियों तो ले लीजिए। चलिए, इसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम हाफ लाइफ टाइम, एक और इम्पोर्टेंट टर्म में क्या बता रहा हूँ, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है हाफ लाइफ टाइम? हाफ लाइफ टाइम का मतलब द टाइम इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactants becomes half is called
इसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम, और इसको हम टी हाफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टी हाफ हम, जब व्हेन टी टाइम कितना हो जाए, टी हाफ के इक्वल हो जाए, तो आर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस टाइम पे टी हाफ टाइम पे कितनी होगी, इनिशियल का हाफ हो जाएगा, आर नॉट बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज इक्वेशन 4 में यदि मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टी को इधर ले आते हैं, के अपॉन में चला जाएगा, टी को तो हम लिख देते हैं टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, तो आर की जगह पे क्या लिखोगे, आर नॉट बाई 2 और अपॉन में के। ठीक है, ये एक है, ये 1 आर नॉट और ये आधा हाफ है, एक में से आधा गया तो आधा बच जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इक्वेशन मैं इसको 5 कर देता हूँ, इक्वेशन 4 एंड 5 ये हमारे लिए हाफ लाइफ टाइम हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, और ये रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, देखिए एक बार यहाँ पे, तो चलिए आगे चलते हैं। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसके लिए बेटा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए इंटीग्रेटेड रेट-ला इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं वो चीज देखेंगे। उसी तरह से मान लेता हूँ एक जनरल इक्वेशन, रिएक्टेंट से मेरे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, आर कन्वर्टेड इनटू पी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू पी। तो क्योंकि मैं फर्स्ट ऑर्डर से मान रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू के इंटू आर रेज टू पावर 1, आर की पावर 1, तो 1 को लिखने के लिए अब रेट को उसी तरह से मैं लिखता हूँ माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। ठीक है, यहाँ से इसको रीअरेंज करते हैं, एक तो आर जो सेम टर्म्स उनको एक साइड में ले लेते हैं, डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन करते हैं, वही इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई डी टी, डी आर बाई आर, सॉरी डी आर बाई आर इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। एक चीज का ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स को जब हम ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ln x। ठीक है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स तो ये होता है ln x, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ln r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, वही इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। आई यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, अब आई की वैल्यू कैलकुलेट करें उसी तरीके से जैसे हमने पहले निकाला था, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, जब टी टाइम में 0 मानता हूँ तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर विल बी आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, वो चीज मैं यहाँ रखता हूँ, इधर तो हो जाएगा ln, आर की जगह पर मैंने क्या रखे, आर नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, टी 0 तो पूरा 0 इज इक्वल टू आई, इक्वेशन 2 कह देते हैं इसको। ठीक, आई की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, ln आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln आर नॉट। ठीक है, इक्वेशन 3 में इसको बोल सकता हूँ। और ये भी एक प्रकार से y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी,
लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। यहाँ से मैं ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन से भी ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में भाई, एल एन आर वर्सेस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। फिर वही चीज़ है, हमारा स्लोप अभी नेगेटिव आएगा माइनस के, स्लोप क्या रहेगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ कर्व माइनस के, और ये जो है इंटरसेप्ट ये हमारा आ जाएगा एल एन आर नॉट। इंटरसेप्ट इसको हम बोलेंगे एल एन आर नॉट। इस तरह से हम दिखा सकते हैं ग्राफ। अब इसको आगे रीअरेंज करें इसी इक्वेशन को, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट, -1 से करते इधर तो के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर। ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से आएगा। माइनस में है तो एल एन में जब लॉग में हमें पता है उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें आ जाएगा के टी इज इक्वल टू एल एन आर नॉट बाई आर। और एक चीज और ध्यान रखना, एल एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग होता है, लॉग टाइम बेस में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 लॉग, ये फॉर्मूला ये रिलेशन हम लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए के टी को उस तरफ ले जाता हूँ तो बाई टी और 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट बाई आर। ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया। रेट कांस्टेंट और टाइम और कंसंट्रेशन का रिलेशन। यहाँ पे आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं। आर टी टाइम पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो बचा हुआ रिएक्टेंट उसकी कंसंट्रेशन को आर से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। और सेम जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया उसी तरह से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं फिर। उसके बाद हाफ लाइफ टाइम, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया सेम उसी तरह से हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम डेफिनेशन वही रहेगी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। द टाइम इंटरवल इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। अब जब व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, तो R कितना रहेगा भाई, R नॉट बाई 2, आधा हो जाएगा। ये चीज मैं यहाँ पुट करता हूँ, K को नीचे ले जाते हैं, T को T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log ऑफ R नॉट अपॉन में R नॉट बाई 2। R नॉट से R नॉट हमारा कैंसिल हो गया, log 2 आ गया। और इसकी वैल्यू जब पुट करके हम सोल्व करके निकालेंगे तो T हाफ हमारे पास क्या आएगा, हमेशा याद रखना है 0.693 अपॉन K। ये हमारे पास फाइनल हाफ लाइफ टाइम और K में रिलेशन आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बोथ दिस वन एंड दिस वन आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इनके बेस पे हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अब करने हैं, ठीक है ना, वो हम आगे करेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक मैं इसके साथ साथ यहाँ बता दूँ ताकि फिर कल नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल्स हमें लेने बचेंगे, ठीक है। इसका भी एक बार नोट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। क्या सूडो, फर्स्ट लिखते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनका ऑर्डर वास्तव में कुछ होता कुछ है, होना कुछ चाहिए बट हो दिखता कुछ और है ना, इस तरह की रिएक्शंस सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जनरली इनको कहा जाता है। इसमें एग्जांपल जब हम दिखाते हैं तो इथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलाइसिस करें हम, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और उसमें वाटर हम एक्सेस में लेते हैं
ठीक है ना। जैसे इथाइल एसीटेट CH3 COO CH3 एसीटेट ले लिया कोई भी हमने, इसकी वाटर से रिएक्शन यदि करवाएं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक प्रकार से रहेगी, और एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस एल्कोहल CH3OH ये बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ इसके जो वाटर है ये एक्सेस में है, इसके नंबर ऑफ मोल्स जैसे हम मान लेते हैं इस इक्वेशन में कि ये 0.01 मोल है, ये 10 मोल्स, इसके मोल्स लिए हमने, ठीक है ना। इससे कितने लिए है, P0 है उस समय इसके कितने मोल, ये 10 मोल, ये 0 और ये 0। T टाइम के बाद आफ्टर एनी टाइम T T किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे ये पूरा खर्च हो जाता है। मान लेते हैं कि इसके 0 मोल्स बचे, कितने 0 मोल्स, ये कितना बचेगा टाइम में से हमारे पास 9.9 मोल, और ये कितना बनेगा 0.01 मोल, ये 0.01 मोल। अब देखिए वाटर की मोलर कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लगभग नेग्लिजिबल है। इस तरह की रिएक्शंस में हम यहाँ पे इसके लिए जब रेट लिखा जाता है, रेट एक्सप्रेशन, हम K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऐसे लिखेंगे। बट यहाँ क्या है कि ये जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ऑलमोस्ट अनचेंज है, बहुत कम चेंज उसमें हुआ, उसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट हम ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K डैश इंटू CH3CO CH3। ठीक है, इसमें यहाँ पे K डैश क्या है, वेयर K डैश इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर दोनों को मिला के हमने यहाँ पे K डैश लिख दिया। ठीक है, तो डेफिनेशन यदि आप बताना चाहें तो बता सकते हैं क्या, द रिएक्शंस which are not actually first order but at certain conditions they behaves like first order reactions. The reactions which are not first order but at some set of conditions they behaves like first order reactions। ऐसी रिएक्शन जो वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होती, बट कुछ सम सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह बिहेव करती हैं।